हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है रीति काव्य का स्वरूप एवं विकास। इस वीडियो में हम रीति काल के शिल्प पक्ष इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं रीति काल का शिल्प पक्ष। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है भाषा। रीति काल की कैसी भाषा थी? रीति काल की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रज थी। तो रीति काल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। अवधी भाषा में भी कुछ कविता रचनाएं हुई हैं, लेकिन जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज थी। मध्य देश की भाषा होने तथा प्रकृति से मधुर होने के कारण उस युग के कवियों की अभिव्यक्ति का ये सर्वोत्तम माध्यम बन गई। मतलब ये जो ब्रज भाषा है, ये मध्य देश भारत के मध्य भाग में जो है ब्रज भाषा का ज्यादा प्रचलन था, तो इसलिए और इसका जो स्वर था, इसकी जो प्रकृति थी वो मधुर थी, तो इसी कारण ये इस रीति काल के जो कवि थे उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। रीति काल भाषा की सजावट का युग था और ब्रज भाषा में कोमल भावों की अभिव्यक्ति की अपार क्षमता थी। यानी कि ब्रज भाषा जो थी इसमें अभिव्यक्ति के कोमल भावों को हम भावों को अभिव्यक्त कर सकते थे कोमल तरीके से रीति ब्रज भाषा के माध्यम से। अतः रीति कवि न केवल इनके प्रति आकृष्ट ही हुआ, बल्कि उसने इसको सजाने, संवारने और निखारने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यानी कि रीति काल में जो ब्रज भाषा थी उसको सजाया भी गया, संवारा भी गया और निखारा भी गया। इसमें इस काल के कवि जो थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ब्रज भाषा को इन्होंने एक अच्छा रूप प्रदान किया। रीति काल ब्रज भाषा के एक आधिपत्य का काल है। ब्रज मंडल के अतिरिक्त दूसरे प्रांतों के कवियों ने भी इसी भाषा को अभिव्यंजना का माध्यम बनाया। यानी कि ब्रज मंडल के जितने भी कवि थे उनके अतिरिक्त, उनके अलावा जो दूसरे प्रांतों के, दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्यों के जो कवि थे उन्होंने भी ब्रज भाषा की अभिव्यंजना का माध्यम बनाया। ब्रज भाषा के द्वारा अपनी कविताएं लिखी ब्रज भाषा में। परिणामतः इसके शब्द भंडार में अवधी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के अनेक शब्द समाविष्ट हो गए हैं। ये जो ब्रज भाषा है, इसमें इन सारी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। सारी भाषाओं के शब्दों को लेकर एक भाषा बनाई गई और वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा तो है, लेकिन इसमें इन सारे जो बुंदेलखंडी, अवधी और राजस्थानी, अरबी, फारसी, तुर्की, इसके शब्द भी देखने को मिलते हैं। इस प्रवृत्ति के जोर पकड़ लेने का दुष्परिणाम ये निकला कि शब्दों के मनमाने प्रयोग होने लगे। यानी कि ये जो अरबी, फारसी, इनके शब्द भी मिलते हैं इस भाषा में, तो इसका बुरा परिणाम निकला कि इसमें मनमाने शब्दों के मनमाने तरीके से प्रयोग किया जाने लगा, अनेक शब्दों का प्रयोग होने लगा। कवि व्याकरण की परवाह न करके शब्दों को तोड़ने मड़ोड़ने में रुचि लेने लगे। रीतिबद्ध कवियों में तो कारक चिन्हों की गड़बड़ी तथा लिंग संबंधी दोषों की भी भरमार हो गई। स्वच्छंदतावादी कवियों की भाषा प्रायः इसका अपवाद ही रही। इन लोगों ने भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। स्वच्छंदतावादी कवि यानी कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें स्वच्छंदतावादी कवि जो है उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन लोगों ने भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। यानी कि जो स्वच्छंद रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, इन लोगों ने भाषा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई खिलवाड़ नहीं किया। और जो स्वच्छंदता वादी कवि थे उसमें घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि ने भाषा शुद्ध एवं भाषा के अर्थ क्षमता की ओर विशेष ध्यान दिया। यानी कि उन्होंने शुद्ध भाषा का यूज किया और जो भाषा की अर्थ क्षमता थी उस पर ध्यान दिया, ना कि उसको शब्दों को तोड़ा मड़ोड़ा भाषा की। इसलिए इस वर्ग के कवियों की ब्रज परिनिष्ठित भाषा का सुंदर नमूना मानी जाती है। यानी कि ये जो वर्ग है, रीति मुक्त काव्य धारा वाले जो वर्ग हैं, इनकी जो भाषा है ब्रज, वो एक सुंदर रूप में मानी जाती है। अब शिल्प पक्ष का सेकंड पार्ट जो है वो है छंद। तो रीति काव्य दरबारी मनोवृत्ति का काव्य था। रीति काव्य जो था वो दरबारों में लिखा जाता था, तो दरबारी मनोवृत्ति का काव्य था रीति काव्य। इसलिए इस युग में मुक्तक काव्य रचना की ही प्रधानता रही। यानी कि इस रीति काल में जो है मुक्तक काव्य रचना ज्यादा देखने को मिलती है। प्रबंध काव्य कम देखने को मिलते हैं, मुक्तक काव्य रचना ज्यादा देखने को मिलती है।
मुक्तक काव्य रचना के लिए कवि को कुछ चुने हुए छंदों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए इस युग में कवित्त, सवेर, छप्पे, दोहा, सोरठा, बरवे और रोला जैसे छंद ही प्रचलित हुए, जो रीतिकालीन काव्यधारा की प्रकृति के अनुकूल थे। मतलब इस जो मुक्तक काव्यधारा की रचना करने वाले कवि हैं, उनको सिर्फ कुछ चुने हुए जो छंद हैं उन्हीं पर आश्रित रहना पड़ता था। ये सब छंद हैं, कवित्त, सवेया, छप्पे, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवे, ये सब हैं छंद। तो इन पर ही आश्रित रहना पड़ता था, तो इसलिए मुक्तक काव्य रचना होती थी। जहाँ श्रृंगार के लिए कविगण सवेय छंद की ओर आकृष्ट हुए, वहाँ वीर रस के लिए अधिकतर कवित्त को ही चुना गया। दोहा इस युग का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद था, यानी कि दोहा का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था इस युग में। भक्ति काल में भी दोहे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। भक्ति काल में जो दोहे का प्रयोग किया जाता था नीति से संबंधित रचनाओं के लिए। भक्ति और नीति का संपूर्ण साहित्य दोहा छंद में ही लिखा गया है, यानी कि भक्ति काल में भक्ति और नीति से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। माधुर्य एवं चारुता की दृष्टि से सवेय इस युग का सर्वश्रेष्ठ छंद माना जाता है, यानी कि माधुर्य, प्रेम, श्रृंगार वगैरह और चातुरता लिखा है। इसकी दृष्टि से जो है सवेय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि इस युग में छंद शास्त्र के निर्माता कवियों की संख्या अधिक नहीं रही, परंतु उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हिंदी छंद शास्त्र के विकास में पर्याप्त रुचि दिखाई है। संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित होने पर भी उनकी रचनाओं में मौलिकता का कुछ न कुछ अंश अवश्य है। उन्होंने पाठकों की सीमाओं का ध्यान रखते हुए सरल एवं सुबोध शैली का अनुसरण किया। प्रायः सभी ने दोहादी छंदों में लक्षण उदाहरण पद्धति को ही अपनाया है। गीत और लय आदि की व्यवस्था की दृष्टि से भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। चिंतामणि के छंद विचार, मती राम की वृत्त कौमुदी, भिखारी दास का छंदोड़ व पिंगल, राम सहाय की वृत्त तरंगिणी, अमीर दास की वृत्त चंद्रादे, सुखदेव का वृत्त विचार आदि ग्रंथ आदि प्रसिद्ध हैं। थर्ड पार्ट है अलंकार। रीतिकाल अलंकारों के विवेचन तथा काव्य में इनके प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध है, यानी कि रीतिकाल में अलंकारों का विशेष महत्व था। अलंकार से संबंधित रचनाएं अधिक देखने को मिलती हैं, इसलिए मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार नाम भी दे दिया था, अलंकृत काल, रीतिकाल को। संभवतः इसलिए मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल रखा था। जो मैंने अभी बताया, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दे दिया था, क्योंकि इसमें अलंकार से संबंधित ज्यादा रचनाएं होती थी। अलंकार की एक खास ही प्रसिद्ध था, अलंकार बहुत ज्यादा खास विशेषता थी अलंकार रीतिकाल की। यद्यपि यह नाम बहुमत से स्वीकृत नहीं हुआ, परंतु इस युग में रचे गए लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथों में अलंकारों की प्रधानता मिलती रही। मतलब मिश्र बंधुओं ने जो अलंकृत काल नाम दिया था ये बहुमत से स्वीकृत नहीं हुआ, यानी कि ज्यादातर विद्वानों ने इसको अस्वीकार दिया था, क्योंकि रीतिकाल की बहुत सारी विशेषताएं थी, तो इसलिए अलंकृत काल जो है वो सही नहीं, सारी विशेषताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही विशेषता अलंकार की अभिव्यक्ति कर रहा था, तो इसलिए इसको नकार दिया गया था। वैसे भी उन दिनों अलंकार शास्त्र के समुचित ज्ञान के बिना किसी भी कवि के लिए राज दरबार में प्रवेश प्राप्त करना सुलभ नहीं था, इसलिए इस युग में अलंकारों की खूब धूम मची रही। यहाँ ये जो कवि होते थे, रीतिकालीन कवि, ये राज दरबारों से जुड़े होते थे, तो इसलिए यहाँ पे अलंकारों की प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अलंकारों को साधन की अपेक्षा साध्य होने का दर्जा मिल गया। परिणाम स्वरूप अलंकारों के बोझ के कारण कविता का आंतरिक सौंदर्य विलुप्त हो गया, यानी कि अलंकारों की इतनी ज्यादा प्रधानता हो गई थी, इतने ज्यादा अलंकारों का यूज करने लगे थे ये लोग रीतिकाल के कवि के, जो कविता की आंतरिक सौंदर्य था वो ही गायब हो गया था, कविता का सौंदर्य गायब हो गया था, बस अलंकार ही उस समय में कविता में देखने को मिलते थे। इस काल के कवियों ने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया, यानी कि दोनों तरह के अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया, पर इनका एक ही उद्देश्य है, चमत्कार उत्पन्न करना। इन्होंने जितने भी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, शब्द अलंकार हो वो अर्थ अलंकार हो, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, चमत्कार उत्पन्न करना, कविता में चमत्कार लाना। चमत्कार उत्पन्न करने की इस प्रवृत्ति के पीछे राजाओं की रुचि का हाथ था।
यानी कि चमत्कार उत्पन्न करना इनका उद्देश्य इसलिए था क्योंकि राजाओं पर आश्रित रहते थे और राजा चाहते थे कि काव्य में चमत्कार देखने को मिले, तो इसलिए चमत्कार इनका उद्देश्य था। उस समय का शासक वर्ग इस प्रकार की चमत्कारिक प्रवृत्तियों को पसंद करता था, यानी कि राजा महाराजा सामंत जो होते थे वो चमत्कार को पसंद करते थे। केशव दास की प्रसिद्ध उक्ति भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र इस युग के कवियों की अलंकार प्रियता को पुष्ट करती है। यद्यपि कुछ एक कवियों ने अलंकार विवेचन पर्याप्त विस्तार एवं मनोयोग से किया, परंतु वे किसी मौलिक सूझबूझ का परिचय नहीं दे पाए। यानी कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग तो किया, मनोयोग किया, विस्तार से उसका प्रयोग किया अलंकारों का, लेकिन ये उसका कोई परिचय नहीं दे पाए मौलिक रूप से। वास्तव में वे सभी आचार्य ना होकर कवि ही थे, यानी कि वो आचार्य नहीं थे, वो कवि ही थे। उनका काव्यशास्त्र ज्ञान अधूरा था। उनके लक्षणों और उदाहरणों में भी कहीं कहीं पर्याप्त त्रुटियां थीं। ये कवि सामान्य रूप से संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर ही चले, जिनमें अधिकांश ने चंद्रालोक और कुवलयानंद की पद्धति को अपनाया है, अर्थात एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण का समावेश कर लिया। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस ऐसे रीड कर रही हूँ। चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, देव भूषण, पद्माकर, भट्ट, भिखारीदास आदि के अलंकार विषयक ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। मतलब ये जितने भी कवि थे रीति काल के, तो इनके जो ग्रंथ हैं, अलंकार से संबंधित ग्रंथ हैं, तो इसमें ये प्रसिद्ध हैं। अब इसका फोर्थ है काव्य रूप। तो रीति काल में बहुत सारे प्रकार के काव्य के रूप देखने को मिलते हैं, विविधता पाई जाती है इसमें, यानी कि बहुत सारे काव्य रूप देखने को मिलते हैं, जैसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सतसई साहित्य या फिर शतक आदि सभी शैलियों में काव्य रचना होती थी। प्रबंध, मुक्तक, सतसई और शतक, इन चारों में काव्य रचना होती थी। इस युग का प्रधान काव्य रूप मुक्तक ही है, यानी कि मुक्तक काव्य में ज्यादा इसमें रचनाएं होती थी। प्रबंध काव्य में भी रचनाएं हुई और सतसई में भी और शतक में भी, लेकिन मुक्तक काव्य में ज्यादा रचनाएं हुई। राज दरबारों में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाने के लिए अधिकांश कवि मुक्तक रचना को ही प्रश्रय देते थे। यानी कि ये जो राज दरबार होते थे, सामंत होते थे, राजा होते थे, तो उन्हें मुक्तक शैली, मुक्तक काव्य रूप ज्यादा पसंद था, तो इसलिए ये लोग राज दरबारों में अपना आश्रय पाने के लिए या फिर फेमस होने के लिए मुक्तक काव्य रचना का ज्यादा प्रयोग करते थे। रीति काल में प्रबंध काव्यों की उपेक्षा मुक्तक रचनाओं का प्रचार विपुल मात्रा में था, यानी कि प्रबंध काव्य से ज्यादा मुक्तक रचनाएं ज्यादा होती थी रीति काल में। मुक्तक में प्रत्येक पद अपने में एक स्वतंत्र इकाई होता है। मुक्तक काव्य जो है, इसमें जो प्रत्येक पद होता है, जैसे पद लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये पूरा एक पद हो गया, तो ये अपने में पूरा एक स्वतंत्र इकाई होता है। फिर ये एक विषय से संबंधित पद हो गया, फिर दूसरा विषय से संबंधित ये पद हो गया, फिर तीसरे विषय से संबंधित ये हो गया, यानी कि सबके अपने अपने विषय होते हैं। आज की दृष्टि से उसमें पूर्वा पर संबंध नहीं होता, यानी कि ये सारे अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि ये अलग विषय से संबंधित है, ये अलग विषय से, अब इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसे मुक्तक रचना वाले पद होते थे। मुक्तक रचनाएं इस प्रकार की होती थी। इसमें पाठक को स्वतंत्र रूप से रसलीन रहने की क्षमता होती है। रीतिकालीन कवि दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। दरबार में अपनी कला का चमत्कार दिखाने के लिए मुक्तक शैली अधिक अनुकूल थी। जो अभी मैंने बताया, राजा महाराजा जो थे उनको मुक्तक शैली ज्यादा पसंद थी, तो इसलिए लोग मुक्तक शैली का ज्यादा प्रयोग करते थे और मुक्तक शैली से संबंधित ज्यादा रचनाएं होती थी रीतिकाल में। उन दिनों राज दरबारों में कवियों की परस्पर होड़ चलती थी। श्रोताओं की वाहवाही लूटने के लिए और एक दूसरे को परास्त करने के उद्देश्य से मुक्तक शैली का प्रभाव गहरा पड़ता था। यानी कि उस समय जो कवि होते थे राज दरबारों में, उनके कंपटीशन वगैरह हुआ करते थे, तो वो एक दूसरे का वाहवाही यानी कि शाबाशी लेने के लिए, फेमस होने के लिए और एक दूसरे को हराने के लिए, परास्त करने के लिए, यानी कि कंपटीशन जीतने के लिए वो लोग मुक्तक शैली का प्रयोग करते थे, ज्यादातर कवि जो थे रीतिकाल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने मुक्तक रचना शैली जो उसको गुलदस्ता कहा है।
यद्यपि इसमें प्रबंध के सामने रस का निरंतर प्रवाह नहीं हुआ, परंतु ये श्रोता एवं पाठक के मन पर इसके छींटे डाल देता है, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। कुछ आचार्य ने तो मुक्तक रचना को प्रबंध से ही अधिक प्रभावपूर्ण माना है। यानी कि कुछ आचार्य जो है इन्होंने मुक्तक रचना को प्रबंध काव्य से अधिक प्रभावपूर्ण माना है। संस्कृत कवि अमरूक के एक एक मुक्तक पद्य को शत शत प्रबंध काव्यों के सामने हृदयग्राही कहा गया है। यद्यपि इस युग के काव्य का एक बहुत बड़ा वर्ग मुक्तक शैली में ही लिखा गया, बहुत बड़ा भाग मुक्तक शैली में ही लिखा गया, तथापि प्रबंध काव्यों के सृजन में भी कविगण अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। यह अलग बात है कि इस युग में रची गई प्रबंध रचनाएं कवित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। वैसे इस युग में पूर्व चलित सभी प्रकार के प्रबंध काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व होता रहा। यानी कि इस काल में प्रबंध काव्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी वो ज्यादा चली नहीं, लेकिन प्रतिनिधित्व होता रहा उसका। कथात्मक प्रबंध, सूफी प्रबंध, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा तथा वीर रसात्मक प्रबंध काव्य आदि सभी मिल जाते हैं। यानी कि सारे काव्य जो हैं, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य और कथात्मक काव्य, ये सब रीतिकाल में मिल जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा चले नहीं। रीतिकाल में मुक्तक शैली से संबंधित रचनाएं ज्यादा चली। संबल सिंह का महाभारत, कासिम शाह का हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा, गुरु गोविंद सिंह का गोविंद रामायण, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास, सूदन का सुजान चरित, जोधराज हमीर रासो, गोल लाल का छत्रसाल प्रकाश आदि प्रबंध काव्य रचनाएं हैं। यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं ये सब प्रबंध रचनाएं हैं, मुक्तक रचनाएं इनमें से नहीं है। सत्सई भी वास्तव में मुक्तक का ही एक भेद है। सत्सई अर्थात 700 तथा शतक अर्थात 100 पदों का संग्रह तैयार करने की परिपाटी संस्कृत से हिंदी में आई है। या सत्सई का मतलब है 700, इसमें 700 पद देखने को मिलते हैं सत्सई में। तो बिहारी सत्सई ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, तो ये बिहारी सत्सई इसी नाम से है उनका ग्रंथ। इसमें 700 पद देखने को मिलते हैं। और शतक में 100 पदों की रचना है, रचना ग्रंथ है शतक। सत्सई 700 पदों की और शतक 100 पदों की। रीतिकाल में प्रवृत्ति ने विशेष जोर पकड़ा, यानी कि रीतिकाल में शतक और सत्सई से संबंधित ज्यादा रचनाएं हैं। शतकों और सत्सइयों के अतिरिक्त हजारे भी लिखे गए, यानी कि 1000 पदों की रचना हजारे। सत्सई और शतक भी लिखे गए और उसके साथ साथ हजारे भी लिखे गए। इस परंपरा में मतीराम सत्सई, भूपति सत्सई, राम सत्सई, विक्रम सत्सई, मतीराम सत्सई, भूपति सत्सई, बिहारी सत्सई, राम सत्सई, विक्रम सत्सई, अलंकार शतक, तिल शतक, ये सब महत्वपूर्ण है इस काल की। रसनिधि का रतन, हजारा आदि संख्याबद्ध काव्य विशेष प्रसिद्ध हुए। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।